कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति, इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 और अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इसी अध्याय के आज हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तर का भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम प्रश्न उत्तर 11 प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है, सुरक्षा की धारणाओं का वर्णन कीजिए। दो बातें इसमें पूछी गई है, सुरक्षा का क्या अर्थ है, सुरक्षा की धारणाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा का अर्थ खतरों से मुक्ति है, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर्स। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि कौन से खतरों से मुक्ति, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक खतरे होते हैं, जैसे सड़क पर चलते हुए वाहन की चपेट में आने का खतरा, और दूसरा खतरा है बिजली लगने का खतरा, एक और खतरा है रेल दुर्घटना का खतरा। लेकिन ऐसे खतरों से मुक्ति के लिए सुरक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सुरक्षा शब्द का प्रयोग ऐसे गंभीर खतरों से मुक्ति के लिए किया जाता है जिन्हें यदि न रोका जाए तो ये देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा शब्द का प्रयोग ऐसे गंभीर खतरों से मुक्ति के लिए किया जाता है जिन्हें यदि न रोका जाए तो देश के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। सुरक्षा की धारणाओं की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दो धारणाएं हैं। पहली आती है सुरक्षा की परंपरागत धारणा, और नंबर 2 पर है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, या जिसको हम मानवीय सुरक्षा भी कहते हैं। तो दोनों का अलग अलग वर्णन करेंगे। उसमें पहली है सुरक्षा की परंपरागत धारणा, या फिर इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा भी कहते हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा या राष्ट्रीय सुरक्षा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा से अभिप्राय देश की सुरक्षा से है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा से अभिप्राय देश की सुरक्षा से है। एक देश की सुरक्षा में दो तरह की सुरक्षा को किया जाता है। एक होती है देश की बाहरी सुरक्षा और एक होती है देश की आंतरिक सुरक्षा। तो बाहरी सुरक्षा की अगर हम बात करें, बाहरी सुरक्षा, एक देश को सबसे ज्यादा खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। अतः एक देश के लिए सबसे जरूरी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना है। एक देश को हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं दूसरा देश उस पर आक्रमण न कर दे। बाहरी आक्रमण की स्थिति में एक देश के पास 3 विकल्प होते हैं। उसमें पहला है आत्मसमर्पण करना, अर्थात दूसरे देश की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना, और दूसरा तरीका है युद्ध करते जाना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए, और तीसरा एक और विकल्प है कि यदि युद्ध में हार होनी पक्की हो तो इस सीमा तक नाश होने देना ताकि शत्रु देश के हाथ कुछ न लगे। एक और है शब्द जो हमने याद रखना है, और वो है अपरोध। ये कई बार शब्द आया है अपरोध पहले वाले भाग में। तो अपरोध क्या है? युद्ध की आशंका को रोकना ही अपरोध कहलाता है। याद रखना है आपने, युद्ध की आशंका को रोकना ही अपरोध कहलाता है। बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए एक देश के पास और भी कई विकल्प होते हैं। जैसे उसमें पहला अगर हम कहें तो पहला विकल्प है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, वो है शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन का अर्थ विभिन्न देशों की शक्ति को बराबर कर देने से है, ताकि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बन सके कि वह दूसरों पर हमला करके उन्हें हरा दे। शक्ति संतुलन का अर्थ विभिन्न देशों की शक्ति को बराबर कर देने से है, ताकि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बन सके कि वह दूसरों पर हमला करके उन्हें हरा दे। एक और तरीका है, और वो है सैनिक गठबंधन बनाना। सैनिक गठबंधन में कई देश मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बना लेते हैं। इस गठबंधन में शामिल
यदि किसी देश पर बाहरी आक्रमण होता है तो वह गठबंधन में शामिल सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है और ऐसी स्थिति में गठबंधन में शामिल बाकी देश उसकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए हम नाटो का एग्जांपल देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात आई थी कि एक देश की सुरक्षा में किस किस को शामिल किया जाता है, और तो दूसरी है, पहली जहां बाहरी सुरक्षा थी तो दूसरी है आंतरिक सुरक्षा, जिसको हम इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। आंतरिक सुरक्षा से अभिप्राय एक देश की सीमा के अंदर सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा से अभिप्राय एक देश की सीमा के अंदर सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है और इसके लिए सरकार देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखती है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो वास्तविक पुलिस की होती है। आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व, एक और आगे प्रश्न में से प्रश्न निकलता है कि आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो एक देश की आंतरिक सुरक्षा को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे उसमें एक आता है अलगाववाद। अलगाववाद का अर्थ देश के किसी क्षेत्र द्वारा देश से अलग होने की मांग करना है। अलगाववाद का अर्थ देश के किसी क्षेत्र द्वारा देश से अलग होने की मांग करना है। जब किसी देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं होता और कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, तो जो क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते हैं उन क्षेत्रों के लोग अपने पिछड़ेपन के कारण देश से अलग होने की मांग करने लग जाते हैं। तो पहला कारण अलगाववाद आता है। और दूसरा है जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी आंतरिक सुरक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता का अर्थ अपने धर्म को अच्छा समझना है और दूसरे धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखना है। इसके बाद आता है हमारे पास एक और प्रश्न निकल आता है, सुरक्षा के परंपरागत तरीके या टेक्निक्स कौन कौन सी है। सुरक्षा के परंपरागत तरीके कौन कौन से हैं। तो सुरक्षा के परंपरागत तरीकों में इस बात पर बल दिया जाता है कि हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। किसी देश के विरुद्ध बल प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब बाकी सभी उपाय असफल हो गए हों। सुरक्षा के परंपरागत तरीके या विधियां निम्नलिखित है और उसमें पहला आता है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। निशस्त्रीकरण का अर्थ भयानक विनाश करने वाले परमाणु हथियारों को नष्ट करना या उनकी संख्या को कम करना है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, निशस्त्रीकरण का अर्थ भयानक विनाश करने वाले परमाणु हथियारों को नष्ट करना या उनकी संख्या को कम करना है। निशस्त्रीकरण की दिशा में 1960 के बाद तेजी से प्रयास किए गए हैं और उसमें पहला आता है जो प्रयास हुए हैं 1968 में, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी इसको कहते हैं, तो अस्तित्व में आई। इस संधि में केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार रखने और परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दी गई है जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या परमाणु परीक्षण कर लिए थे। लेकिन भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए भारत ने आज तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो जो निशस्त्रीकरण की दिशा में जो पहला प्रयास है वो है परमाणु अप्रसार संधि, जो 1968 में अस्तित्व में आई। इसी प्रकार 1972 में जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, बीडब्ल्यूसी इसको कहते हैं, याद रखना है, स्मॉल वाला कई बार आ जाता है। बीडब्ल्यूसी का की फुल फॉर्म बताइए, जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी। तथा 1992 में रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, सीडब्ल्यूसी अस्तित्व में आई। इन दोनों संधियों के द्वारा जैविक और रासायनिक हथियार बनाने और रखने पर रोक लगा दी गई है। दूसरा है ख जो निशस्त्रीकरण की दिशा में किया गया है और वो है अस्त्र नियंत्रण। ये निशस्त्रीकरण से अलग है, आर्म्स कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। आमतौर पर निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण को
एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निशस्त्रीकरण का अर्थ मौजूदा हथियारों पर नियंत्रण रखने से है, जबकि अस्त्र नियंत्रण का अर्थ भविष्य के हथियारों पर नियंत्रण रखने से है। दोनों में यह मामूली सा फर्क है। एक और है जो प्रयास किया जा सकता है, और वो है विश्वास बहाली, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में दो प्रतिद्वंदी देश अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में नियमित रूप से एक दूसरे को बताते हैं। ऐसा करके ये देश एक दूसरे को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि उनकी तरफ से अचानक हमले की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। इसके अलावा वे एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस किस तरह का सैन्य बल है और उनकी फौजें कहां कहां तैनात हैं। उसके बाद है जो सुरक्षा का दूसरा तरीका आया था, जो दूसरी धारणा आई थी, और वो है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा या मानवीय धारणा। क्योंकि सुरक्षा की हमने दो धारणाएं बताई थी, एक परंपरागत धारणा और एक अपरंपरागत धारणा, या फिर जिसको हम मानवीय सुरक्षा भी कहते हैं। तो सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा का अर्थ मानवता की सुरक्षा से है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा का अर्थ मानवता की सुरक्षा से है। विद्वानों का कहना है कि यदि आज विश्व में किसी को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है तो वह देश नहीं है बल्कि मानव है, क्योंकि आज मानव की सुरक्षा को अनेक खतरे हैं। प्रश्न है छोटा सा यहां पर एक उठता है कि मानव सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। मानव सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति को सभी प्रकार के अभावों और भय से मुक्ति दिलाना है। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, मानव सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति को सभी प्रकार के अभावों और भय से मुक्ति दिलाना है। आगे नेक्स्ट है कि मानव सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे हैं। मानव सुरक्षा के लिए खतरे, तो उसमें पहला है जो मानव सुरक्षा के लिए आज वर्तमान समय में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, और वो है आतंकवाद, टेररिज्म। तो वर्तमान समय में मानव को सबसे ज्यादा खतरा आतंकवाद से है, क्योंकि आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। विश्व के सभी देश इससे पीड़ित हैं। वो बात आती है आतंकवाद का अर्थ क्या है, तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा, मारकाट और बम विस्फोट का सहारा लेना ही आतंकवाद है। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा, मारकाट और बम विस्फोट का सहारा लेना ही आतंकवाद है। आतंकवाद के कारण आज विश्व के सभी देशों के नागरिक भय और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। रेल यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा और यहां तक कि बस यात्रा भी सुरक्षित नहीं है। दूसरा मानव सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो है वैश्विक गरीबी, या जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पॉवर्टी। मानव सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा वैश्विक गरीबी भी है। वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7 अरब है। इस कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहता है, और इन दोनों महाद्वीपों में रहने वाली ज्यादातर जनसंख्या गरीब है। गरीबी के कारण इन देशों के लोग कुपोषण, बीमारी और निम्न जीवन स्तर का शिकार हैं। इसके अलावा गरीबी के कारण इन देशों के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से भी दूर हैं। तीसरा जो मानव सुरक्षा के लिए खतरा है वो है स्वास्थ्य संबंधी खतरे, हेल्थ रिलेटेड डेंजर्स। मानव सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी पैदा हुए हैं। एबोला बुखार या एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ नई बीमारियां पैदा हुई हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक क्षमता धारण कर ली है, जिसके कारण इनका इलाज करना कठिन हो गया है। एचआईवी एड्स का इलाज आज तक नहीं खोजा जा सका है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इससे संक्रमित होते जा रहे हैं। इसके अलावा जानवरों की बीमारियां,
मनुष्यों में फैलने लगी हैं, जैसे मैड काउ, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि। चौथा जो मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा है वो है पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट पॉल्यूशन। बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण भी मानव सुरक्षा के लिए खतरा है। आज विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज ना तो पीने के लिए साफ पानी बचा है और ना ही सांस लेने के लिए शुद्ध वायु। यदि इसी तरह प्रदूषण बढ़ता गया तो एक दिन यह प्रदूषण व्यक्ति की जान ले लेगा। पांचवी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान भी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से समुद्र तट के पास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। छठा जो है खतरा है वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, सुनामी आदि भी मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। इन आपदाओं के कारण हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। सातवां पॉइंट है जो मानव सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और वो है मानव अधिकारों का हनन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रत्येक उस अधिकार को मानव अधिकार कहते हैं जो व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने की स्वतंत्रता प्रदान करे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों के बारे में एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में मानव अधिकारों की एक लंबी चौड़ी सूची दी गई थी और सभी देशों से यह उम्मीद की गई थी कि वे अपने नागरिकों को सूची में दिए गए सभी मानव अधिकार प्रदान करेंगे। तभी से हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा होने के बाद भी कई देशों में मानव अधिकारों के हनन के मामले प्रकाश में आए हैं, जैसे राजनीतिक अपराधियों को बिना मुकदमा चलाए सालों तक जेलों में रखना, मुस्लिम देशों में महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाना आदि। ये वास्तव में मानव अधिकारों का हनन ही है। प्रश्न नंबर 13 जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एक नंबर में आ जाता है। अप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित जन में अंतर स्पष्ट करो। तीनों में अलग अलग पूछे हैं। तो अप्रवासी कौन से होते हैं? जो लोग अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। बात करते हैं शरणार्थी की। तो जब लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, 3 कारणों से, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं। और तीसरा है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। जब लोग अपने देश के अंदर ही अपने मूल निवास को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शरणार्थी के रूप में रहने लग जाते हैं या रह रहे होते हैं तो उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीरी पंडित। एक और है प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, प्रवासन क्या है? प्रवासन के कारण लिखो। प्रवासन क्या है? प्रवासन के कारण लिखो। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने, शोषण या राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए, जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने, शोषण या राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं तो इसे प्रवासन कहते हैं। प्रवासन के कई कारण हैं और उसमें पहला है गरीबी। प्रवासन का सबसे बड़ा कारण गरीबी है।
बहुत से गरीब लोग अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए अमीर देशों में पलायन कर रहे हैं। दूसरा है गृह युद्ध। गृह युद्ध भी एक सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग अपने देश में छिड़े गृह युद्ध से घबराकर अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इन्हें शरणार्थी भी कहा जाता है। और तीसरा है राजनीतिक उत्पीड़न। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उनके अपने देश में राजनीतिक कारणों से सताया जाता है, इसलिए वे अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में रहने लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है सहयोग मूलक सुरक्षा, जिसको कोऑपरेटिव सिक्योरिटी से क्या अभिप्राय है। सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? तो सहयोग मूलक सुरक्षा का अर्थ यह है कि सुरक्षा पर मंडराते खतरों से निपटने के लिए सैनिक बल का प्रयोग न करके विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग मूलक सुरक्षा का अर्थ सुरक्षा पर मंडराते खतरों से निपटने के लिए सैनिक बल का प्रयोग न करके विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हर मामले में सैनिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल कुछ ही मामलों में सैनिक बल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए सैनिक बल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बीमारियों को दूर करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, बीमारियों पर काबू पाने के लिए सैनिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन्हें केवल देशों के आपसी सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इसी को कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भारत की सुरक्षा रणनीति किन तत्वों पर आधारित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, भारत की सुरक्षा रणनीति किन तत्वों पर आधारित है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति वास्तव में कि सुरक्षा रणनीति के 4 घटक हैं, या 4 तत्वों पर आधारित है। और उसमें पहला है सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना। भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब भारत की सैनिक शक्ति कमजोर हुई है, तब तब इस पर बाहर से आक्रमण हुए। उदाहरण के लिए भारत की कमजोर सैनिक शक्ति का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार आक्रमण किए हैं, 1947-48 में, फिर 1965 में, 1971 में और 1999 का कारगिल युद्ध। ये 4 आक्रमण कर चुका है। इसी प्रकार 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अतः भारत की सबसे बड़ी चिंता अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना है, ताकि कोई भी बाहरी देश उस पर आक्रमण न कर सके। अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण। इसके अलावा भारत प्रति वर्ष अपनी सेना पर अरबों डॉलर खर्च करता है। दूसरा जो सुरक्षा का घटक है भारत की सुरक्षा रणनीति का, वो है अंतरराष्ट्रीय नियमों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास। अंतरराष्ट्रीय नियमों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास रखना तथा उन्हें मजबूत बनाना भी भारत की सुरक्षा रणनीति रही है। भारत का विश्वास रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नियम और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ही देश को सुरक्षित रख सकती हैं। इसलिए भारत अपनी स्वतंत्रता के पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी गहरी आस्था है, क्योंकि भारत का यह मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के आपसी झगड़ों को सुलझाने, विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम गौर करें तो हम कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं से निपटना। आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं से निपटना भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश के अंदर पैदा हो रही चुनौतियों से निपटना भी है। भारत के अनेक राज्यों में अलगाववादी तत्व सक्रिय हैं। इन तत्वों ने जम्मू कश्मीर, नागालैंड जैसे राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है
और इन राज्यों को भारत से अलग करने की कोशिश की है। अतः वर्तमान में देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और चौथा पॉइंट है वो है आर्थिक विकास। भारत की सुरक्षा रणनीति का एक घटक देश का आर्थिक विकास करना भी है, क्योंकि अनेक प्रयत्नों के बाद भी देश में से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को खत्म नहीं किया जा सका है। इसके अलावा देश में अमीर और गरीब का अंतर भी बढ़ा है। अमीर और ज्यादा अमीर बने हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं। अतः आर्थिक विकास के बारे में देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। पहली है उसमें रोजगार के अवसर पैदा करना, और दूसरी चुनौती है शिक्षा का विस्तार करना, और तीसरा है गांव और शहरों के बीच की खाई को खत्म करना। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे।